अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताहिर आलम साहब का कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार के लिए दावत दी, और आप सबका जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है इसको देखने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनिंग करने का दुरुस्त तरीका। और पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस वेबिनार में जितनी भी आप तस्वीरें देखेंगे सिवाय एक के, वो मैंने खुद खींची हुई हैं। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये माशरब्रुम है, जो कि बल्तोरो ग्लेशियर के साथ है। और हम माशरब्रुम का आगे जाके भी जिक्र करेंगे एक दो बार, तो मैंने सोचा कि आपको शुरू इसी तस्वीर से किया जाए। तो आज का जो हमारा प्लान है वो ये कि अपना मैं आपको तारुफ कराऊंगा, अपनी कंपनी का तारुफ कराऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की माजी में और हाल में माइनिंग के सेक्टर में काम किस तरह से हो रहा है। और वो एक तो इन्वेस्टर लेवल पे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेवल पे, फिर माइनिंग कंपनी के लेवल पे, और फिर गवर्नमेंट के लेवल पे। फिर हम बात करेंगे मिनरल सिस्टम्स अप्रोच की, जो कि आजकल माइनिंग में बहुत बड़ा टॉपिक है। खास तौर पे ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन में, ग्रीन फील्ड में एक्सप्लोरेशन से मुराद उन इलाकों में माइनिंग करना जहां पहले से बहुत ज्यादा माइंस ना हो। और अगर उस तरह से अगर मेटल्स के हवाले से देखा जाए तो ज्यादातर पाकिस्तान ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन में ही आता है। और फिर आखिर में एक दो मिनट के लिए मैं बात करूंगा कि मैं और मेरी कंपनी पाकिस्तान में माइनिंग के सेक्टर में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको लेके हम लोग बात आगे चलाते हैं। मेरा नाम अली जाफरी है, और मेरा 23 साल का जियोलॉजी का एक्सपीरियंस है, और उसमें मैंने बहुत तरह तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं बहुत अलग अलग ममालिक में। और मेरी जो अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो है सेडिमेंट होस्टेड मेटल्स में। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप एक कागज़ पर लिखें कि किस चीज़ पे में आपकी स्पेशलाइजेशन है, कहाँ से आपकी नॉलेज शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं आता उसको भी आपको उतने ही कॉन्फिडेंस से लोगों को बताना चाहिए। मसलन मेरे पास पाकिस्तान से कम महीने में एक दो रिक्वेस्ट ऐसी चीज़ों के बारे में आती हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं आता। मसलन कि आप एक्वामरीन्स पे काम करते हैं, अगर आप एक्वामरीन्स के बारे में कुछ सिखा दें या एक्वामरीन का कंसल्टिंग का काम आके उठा लें, तो मैं उनको साफ साफ मना करता हूँ कि मुझे जेम्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। इसी तरह अगर लोग अक्सर मुझसे कुछ जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं या ऐसे उन चीज़ों की माइनिंग जो रॉ मटेरियल में जाती हैं, जैसे फर्स्ट करें टैल्क हो गया, उसके बारे में लोग पूछते हैं, तो उनको भी मैं इतने ही कॉन्फिडेंस से बताता हूँ कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। तो जिन चीज़ों में मेरी स्पेशलाइजेशन है, जो सेरेमिक होस्टेड मेटल्स, इसमें प्लेसर गोल्ड शामिल है। प्लेसर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्लेसर में आपको प्लैटिनम भी मिलता है, सिल्वर भी मिलती है। सेरेमिक होस्टेड मेटल्स में कॉपर भी आता है जो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, और साथ साथ कार्बन एंड रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स भी इसी के अंदर आते हैं। फिर मेरी जो प्रोफिशिएंसी है, मतलब जिन चीज़ों को मैं बहुत आराम से हैंडल कर सकता हूँ, वो फिर मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स हैं, जिसमें स्कार्न्स, पोर्फिरी और एपिथर्मल डिपॉजिट्स आते हैं। ओरोजेनिक गोल्ड में, वीएमएस डिपॉजिट्स में मेरी एक वर्किंग नॉलेज है कि हाँ, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें कहीं से मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। और रेजिजुअल डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जैसे लैटेराइट्स हो गई, बॉक्साइट्स वगैरह, आईओसीजी डिपॉजिट्स, किम्बरलाइट्स, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट डिपॉजिट्स, बेनेडाइन फॉर्मेशंस, इनमें मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मुझे कोई इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करता है तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं उनको सिर्फ इस चीज़ में असिस्ट कर सकता हूँ कि मैं उनको एक ऐसा एक्सपर्ट ढूंढ के दे दूं जिसको वाकई ये काम अच्छी तरीके से आता हो। और यही जो अप्रोच मैंने आपको दिखाई है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप माइनिंग जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं, तो आप भी इसी अप्रोच को साथ लेके चलें। लोगों को बताएं क्या चीज़ आपको सही आती है, और जो चीज़ आपको नहीं आती उस काम में आप ना पड़ें। क्योंकि मैं जो आपको एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ उसका रीज़न ये है कि अक्सर हजरात जिनको काम नहीं आता वो काम उठा लेते हैं जिसमें उनको पढ़ना नहीं चाहिए।
ये मैं कंपनी जो मुझे चलाते चलाते अप्लाई स्फेरोग्राफिक्स हमारी कंपनी का नाम है, उसको चलाते हैं मुझे अब तकरीबन 10 साल से ज़रा ऊपर हो गया। और ये मेरी यहाँ टीम है अमेरिका में। और ये लोग मिलके जो है मेरे साथ, हम लोग ऑयल एंड गैस में भी कंसल्टिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं, और माइनिंग शोब के शोबे में भी। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो पूरी दुनिया में हैं, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनीज तक। उसमें कुछ ऑयल कंपनीज हैं, कुछ माइनिंग कंपनीज हैं। और मैंने खुद तकरीबन 60 कंपनीज के साथ या तो कंसल्टिंग की है या उनको ट्रेनिंग कराई है, जो कि तकरीबन पिछले 10-11 साल में अगर देखा जाए तो तकरीबन वो 1000 लोग बनते हैं। और 11 ममालिक में जाके मैंने लोगों को ट्रेन किया है। आज जब मैं आपको माइनिंग करने का दुरुस्त तरीका सिखाऊंगा, तो पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त तरीका मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं इजाद किया। ये वो तरीका है जो मैंने खुद सीखा है, और जिन्होंने मुझे सिखाया है या तो उन्होंने खुद इजाद किया है या फिर उन्होंने उसको रिफाइन किया है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। इस वेबिनार का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के आपके सामने पेश करूं और दूसरों को मैं नीचा दिखाऊं या मैं किसी का मजाक उड़ाऊं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें लोग शायद चीज इस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करनी चाहिए, लेकिन आगे हरगिज उसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का मजाक उड़ाएं। मेरी सिर्फ छोटी सी ये कोशिश है कि जो मुझे थोड़ा बहुत आता है उससे शायद आप कुछ सीख सीख पाए इस वेबिनार के अंदर। और मेरा जो पाकिस्तान की जियोलॉजी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो 1996 से शुरू होता है, और उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। मसलन जैसे ये वाला जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, अब से तकरीबन ये 21 साल पुरानी तस्वीर है, जिसमें मैं बाल्तोरो ग्लेशियर पे खड़ा हूँ और फिर वही पीछे वही मास्टर रूम नजर आ रहा है। और ये प्रोजेक्ट था इधर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में डॉक्टर रॉजर बेलम के साथ, जो उस एरिया में टेक्टोनिक्स को स्टडी कर रहे थे, काराकोरम की और हिमालयस की। अब माइनिंग तो बहुत वसी फील्ड है, और हमारे पास मुश्किल से 30-40 मिनट है, तो उसमें सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता। तो मैं आपके साथ आज जो चीज कवर करूंगा वो ये जो पिरामिड देख रहे हैं आप, जिसमें आप यहाँ ये नीचे वाला पार्ट पिरामिड में ये होता है जब आप उस इलाके में पहली बार जाते हैं ढूंढने के लिए कि क्या वहाँ पोटेंशियल है मादनियात मिलने का। और ये आखिरी पार्ट जब आप माइन को क्लोज कर देते हैं और उसकी रेक्लेमेशन शुरू करते हैं। मतलब रेक्लेमेशन से मुराद कि जिस सूरत में आपको वो इलाका मिला था उसी सूरत में आप उसको छोड़ के जाएं, वहां आप गंद ना मचा के जाएं या वहां माहौलियाती आलूदगी ना फैलाएं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इससे इसको इसको इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे इस टॉक के अंदर। तो मैंने आपसे बोला था कि हम इस टॉक को इस तरह से लेके चलेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के माजी में और हाल में माइनिंग किस तरह से की जा रही है, इंडिविजुअल सतह पे, माइनिंग कंपनीज के सतह पे और गवर्नमेंट की सतह पे। तो इंडिविजुअल्स काम कैसे करें, ये मेरा अगेन जो पिछले 10 साल में मेरा वास्ता पड़ता है, जो मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं या मेरा पाकिस्तानियों के साथ वास्ता पड़ता है, ये उसकी बुनियाद पे मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये पैटर्न मैंने बार बार, ये कहानी मैंने बार बार देखी है। तो उसकी एक मिसाल ये है कि कोई साहब हैं जो पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग हैं जिनके जो इन्वेस्टर्स हैं, और ये शख्स वो हैं जिनका अपना टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। इनका बिजनेस का बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है, लेकिन उनका माइनिंग का बैकग्राउंड नहीं है। ना वो माइनिंग इंजीनियर है ना वो जियोलॉजिस्ट हैं, मगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मसलन जैसे आप ऐसे समझें जैसे मलक रियाज साहब इन्वेस्ट करना चाहते हैं माइनिंग के अंदर। तो उसका वो अक्सर वो क्या करते हैं, वो अक्सर ये करते हैं कि उनके पास कोई यार दोस्त आके बताता है कि यार वो हमारे जो सवाद साइड है उसमें बहुत सोना निकल रहा है दरिया के किनारे से, तो आपको भी वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां के काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाइनीज भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप कहते हैं यार, क्योंकि आप बिजनेसमैन रहे हैं, आपको पता है यार एकदम से तो मैं पैसा नहीं डाल दूंगा बगैर कोई सोचे समझे। तो सबसे पहले तो आप ढूंढते हैं कि सर्वे कराया जाए किसी प्रॉपर क्वालिफाइड इंसान से। तो आप गूगल पे बैठते हैं और फर्स्ट करें आपको कोई कंपनी मिलती है जो सर्वे का काम ना सिर्फ वो कहते हैं, माइनिंग का भी सर्वे करते हैं, सड़कों का भी करते हैं, डैम्स का भी करते हैं। तो वो जो सर्वे कंपनी है उसको आप लेके आते हैं। वो सर्वे कंपनी आती है और वो अपने तरीके से जो उनको सही लगता है वो वहां सर्वे करके जाते हैं।
अब पहला मसला ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं, ना होने के बराबर, जो जिनको किसी ने सिखाया कि प्रॉपर तरीके से सर्वे किस तरह से किया जाता है प्लेसर गोल्ड का, या बाकी जो डिफरेंट टाइप के मिनरल डिपॉजिट्स हैं। तो ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये वाकई एक रिपोर्ट है। कुछ साल पहले मैंने एक क्लाइंट के लिए पाकिस्तान में काम किया था, और उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट भेजी कि जी हमने उस इलाके का प्लेसर गोल्ड का हमने सर्वे करा है। प्लेसर गोल्ड से मुराद वो सोना जो जरों के सूरत में आपको दरियाओं में मिलता है। तो ये उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी, और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें, कैलकुलेशंस में तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह जो भी अपनी तरफ से साइंस लगाई, उन्होंने हिसाब ये लगाया कि 1 किलोमीटर के अंदर 1.5 बिलियन डॉलर्स का वर्थ का सोना है। अब आप जब इसको देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि आप कहेंगे यार ऐसा कैसा हो सकता है कि वाकई 1.5 बिलियन डॉलर्स का सोना 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। लेकिन मैं इसको देख के हैरान इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान से अमूमन इस किस्म की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि जो सर्वे करने वाले जा रहे हैं उनका, हाँ वो शायद रोड्स का अच्छा सर्वे करते हो, डैम्स का सर्वे अच्छा करते हो, लेकिन उनको माइनिंग प्रॉपर्टीज का सर्वे करना नहीं आता। ठीक है, तो अच्छा चलो, तो ये तो पहला स्टेप हो गया। इन्वेस्टर साहब ने इन लोगों को बुलाया, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के एक नंबर दे दिया। वो खुश हो गए, उन्होंने बोला कि चलो भाई इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब दूसरा स्टेप क्या है कि जी हम चाइनीज के साथ मिलकर करते हैं। तो चाइनीज उस्ताद हैं, चाइनीज ने बोलते हैं कि भाई हम तो अपना भी सर्वे करेंगे, हम अपना भी सर्वे करेंगे और पैसे उसके आप देंगे। ठीक है, मिलके हम काम करेंगे, तो थोड़े पैसे आप देंगे सर्वे के, थोड़े पैसे हम देंगे, और फिर आप मशीनरी हमसे खरीदें, उसमें भी थोड़े पैसे हमारे होंगे, थोड़े पैसे आपके होंगे। तो फिर आपका खर्चा हो गया, पहले आपने पाकिस्तानी सर्वे कराया, फिर आपने चाइनीज से सर्वे कराया, चाइनीज ने बोल दिया कि हाँ जी यहाँ पोटेंशियल है, तो आपने लीज के ऊपर पैसे खर्च कर दिए, यानी आपका खर्चा हुए जा रहा है। अब जाहिर बात है, जब चाइनीज आके मशीनरी लगाएंगे तो मशीनरी आप तो नहीं चलाएंगे। आप शायद लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं बैठे में आप बिजी हैं, तो मशीनरी कौन ऑपरेट कर रहा है? वो चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं। उसको ऑपरेट करने का पैसा कौन देगा? वो भी आप देंगे। ठीक है, तो आपके ने और पैसा खर्च कर दिया। अब क्या हुआ कि 2-3 साल ये काम चलता रहा, और फिर 2-3 साल में आपको नुकसान होता रहा, होता रहा, होता रहा, अंटिल आपने बोला कि भाई बहुत हो गया, अब इसमें और पैसे नहीं खर्च करने। और जब आप इस काम को खत्म करने लगते हैं, तो आपने मुश्किल से इतने पैसे बनाए कि आपकी जो लीज पे अपने पैसे खर्च किए थे, वो मुश्किल से शायद वो पूरे हो जाएं, शायद वो भी ना पूरे हो। और ये पैटर्न जो है बार बार सामने आता है। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। फायदा अक्सर इस कहानी में चाइनीज का होता है और नुकसान पाकिस्तानियों का। अगला स्टेप आ गया कि जो माइनिंग कंपनीज हैं वो क्या कर रही है। माइनिंग कंपनीज काम ये कर रही हैं कि उनका हद से ज्यादा इन्हिसार है उन सर्वेस के ऊपर जो किसी जमाने में बाहर से आके किसी ने किए थे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे एक मशहूर सर्वे जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, वो है एक ऑस्ट्रेड के नाम से एक सर्वे हुआ था, जी मैप भी लोग उसको कहते हैं। 1992 1990s में ये काम हुआ था, और ऑस्ट्रेलियंस को बुलाया गया था, एक ऐसे मुल्क से लोगों को बुलाया गया था जहां पहाड़ नहीं है, नॉर्दर्न में पाकिस्तान का सर्वे कराने के लिए, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ है। तो सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि, लेकिन ये अक्सर होता रहता है। मैं कुछ साल पहले मेरी एक कराची में एक कंपनी, उनसे डीलिंग हो रही थी, और वो शेल गैस का काम पाकिस्तान में कराना चाह रहे थे, और उन्होंने कंसल्टेंट बुलाए यूके से, और मैंने उनको भी ये बोला, मैंने भाई मेरे आपने उस मुल्क से शेल कंसल्टेंट्स बुलाए जिस मुल्क में आज तक शेल पे काम नहीं हुआ, जिसमें एक शेल का कुआं नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता रहता है पाकिस्तान में। खैर, वो जो सर्वे करने के लिए आए, तो उन्होंने सर्वे का गुड़म्बा बना दिया। उसका क्या क्या मतलब है? मतलब ये है कि फर्ज कीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि सर मैं कढ़ाई चिकन बड़ी जबरदस्त बनाता हूँ, आप मेरे घर आए, मैं कढ़ाई चिकन की दावत करूंगा। खैर, आप कढ़ाई चिकन खा रहे हैं, तो आप बोले यार ये मुझे मुझे लग रहा है मेरे मुंह में आम की गुठली आ रही है। आप निकालते हैं तो जी वो आम की गुठली, आप कहते हैं यार आपने ये कढ़ाई चिकन में आम की गुठली कैसे आएगी? मैं बोला वो सर वैसे में हुआ ये था कि वो चिकन थोड़ी कम थी, तो मैं सोचा बीच में एक आम डाल देते हैं। आप हैरान है कि यार ये एक बंदा, ये क्या हरकत की है इसने। आप अभी उसी के बारे में सोच रहे थे, तो अपने जब
आप निवाला अगला बना रहे थे तो उसमें जलेबी भी आ गई बीच में। तो आपने बोला था ये क्या है, मैं बोला यार वो मैं सोचा कि वो टमाटर थोड़े कम थे, सो इसमें जलेबी डाल देते हैं एक दो। तो आप बोलेंगे यार ये इंसान है, ये मजाक है, ये क्या तमाशा कर रहा है इस तरह से। तो यही तमाशा बार बार कंसल्टेंट्स आके बाहर से करके जाते हैं पाकिस्तान में। वो इसलिए करके जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार लोकल्स को कुछ नहीं पता, बल्कि जो हम करेंगे लोकल्स भी वो साथ साथ सीखेंगे और बहुत खुश होंगे सीखते हुए। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैप है यासीन वैली का, जो कि गिलगित बल्तिस्तान साइड पे। और ये ऑस्ट्रेड ने जो पब्लिश किया था मैप, के हमने सैंपल्स कहाँ से जमा किए। जब आप जियो केमिकल सर्वे करने के लिए जाते हैं, तो या आप स्ट्रीम सेडिमेंट्स जमा कर रहे होते हैं, या आप सॉइल सैंपल्स जमा कर रहे होते हैं, या आप पानी के सैंपल्स जमा कर रहे होते हैं, या आप पत्थरों के, जिनको रॉक चिप सैंपल्स कहा जाता है, उनको जमा करते हैं। हर सैंपल एक ग्रिड पे जमा किया जाता है, यानी एक खास फासले पे। हर सैंपल की एक खास मिकदार होती है। ये नहीं कि यहां से आपने थोड़ा सा उठा लिया, वहां थोड़ा ज्यादा उठा लिया, यहां से थोड़ा कम उठा लिया, नहीं। हर सैंपल की मिकदार बराबर होनी चाहिए। अब हम इस सर्वे को देखते हैं। अगर आप सर्वे को, मैं आपको थोड़ा ओरिएंट करूं, ये जो लाल नुक्ता आप देख रहे हैं ये नक्शे के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं इस सैंपल से, ये 52188, ये इस जगह से लिया गया, ठीक है। और ये सैंपल बिल्कुल दरिया के किनारे है। दरिया, तो ये तो बाय डेफिनेशन स्ट्रीम सैंपल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इन दो सैंपल्स के ऊपर। ये दरिया के साथ नहीं है, ये फ्लोट सैंपल्स हैं, यानी जो पत्थर टूट के ऊपर से आ रहे हैं, इनकी बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई। ये जो ऊपर के सैंपल्स हैं ये पत्थरों में से आ रहे हैं, तो वो रॉक चिप सैंपल्स हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड़म्बा बनाया, इन्होंने सबको मिक्स कर दिया आपस में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने काम किया। जब मैं यासीन वैली पहुंचा काम करने के लिए, तो मुझे वहां के जो मकामी लोग थे वो बार बार मेरे पास आ रहे हो, कह रहे हो डॉक्टर साहब ये मिट्टी को अगर आप देखेंगे तो ये मिट्टी नहीं आई है। दो तीन लोगों ने जब मुझे बोला तो मैं बोली यार क्या 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 बात कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है कि दरिया के किनारे ये जो जो बजरी है ये नहीं आई है। फिर मैंने उनसे जब तसल्ली से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अब से 6-7 साल पहले बहुत बड़ा सैलाब आया था, और ये जितनी भी पुरानी यहाँ से बजरी थी उसको बहा के ले गया, और यहाँ ये नई बजरी ले आया है। और तो इसका जो सर्वे किया गया था 1990s में, जिन सेटलमेंट्स पे वो किया था, वो सेटलमेंट्स तो अब यहाँ है ही नहीं। तो और ये दरियाओं में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। ये यहाँ अमेरिका में भी, मेरे घर के पास एक जगह है बड़ी मशहूर, जहाँ लोग गोल्ड पैनिंग के लिए जाया करते थे। और यही हुआ कि सैलाब, एक बहुत बड़ा सैलाब आया, वो सारा गोल्ड और सारी बजरी को बहा के उस कैनियन से बाहर कहीं और ले गया। और अब उस जगह पे आप जाएं जहां लोग 50 साल से सोना ढूंढने जाते थे, अब अगर आप वहां जाएं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सैलाब सब बाहर के ले गया। और बाय डेफिनेशन हर दरिया दरिया में सैलाब आता है। इसलिए ये जो जियोकेमिकल सैंपलिंग का जो प्रोसेस है, ये बहुत, ये ये आसान काम नहीं है। इसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है करने का। और अक्सर ये जो पुराने सर्वेज हैं वो शायद वो उस तरह से काम नहीं करते थे। अब एक नई चीज जो निकल के आई है, जो मैंने पिछले 5 साल में ऑब्जर्व की है, वो ये है कि काफी ऑयल कंपनीज हैं जो ऑयल पे तो काम कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी। अब उन्होंने सोचा कि हम माइनिंग में भी घुसते हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें माइन, जब आप एक पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट हो, वो जितनी भी उसकी काबिलियत हो, जब आप उसको माइनिंग के काम पे लगाते हैं तो माइनिंग का काम पेट्रोलियम जियोलॉजी के काम से बिल्कुल अलग है। उसमें कोई चीज मुश्तरक नहीं है, ठीक है। मसलन पेट्रोलियम जियोलॉजी वाले यूनिवर्सिटी लेवल पे ज्यादा एक दो दफा फील्ड में चले जाते हैं, बहुत भी हुआ तो 3 बार चले गए। एक वो जो स्टैंडर्ड फील्ड ट्रिप्स हैं पाकिस्तान की, एक नमल गॉर्ड में चले गए, एक चोर गली पास चले गए, एक नॉर्दर्न एरिया चले गए, ठीक है। जबकि जो इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट हैं, जो माइनिंग जियोलॉजिस्ट हैं, वो अपना ज्यादातर टाइम ऑफिस में कंप्यूटर के सामने नहीं बल्कि फील्ड में गुजारते हैं मैपिंग करते हुए। मैपिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। ऑयल कंपनी वाला जब आपको कहता है कि यार मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो वो फील्ड का मतलब होता है कि वो रिग के ऊपर जा रहा है जहां वेल ड्रिल हो रहा है, वो मैपिंग करने बाहर नहीं जा रहा। पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, क्योंकि तेल और गैस सेडिमेंट्री रॉक्स में से निकलती है, तो उनका एक्सपीरियंस या तो थोड़ा कार्बोनेट्स में होता है,
या फिर सैंडस्टोन में या शेल में। और जो माइनिंग का 90% काम हार्ड रॉक्स में होता है। हार्ड रॉक से मुराद इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब अगर आप पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट को बोलेंगे कि आप इस पे काम करें, तो उनको तो रॉक्स की भी पता नहीं है। उनको अगर आप बोलते हैं कि यार ये जो चीज, ये रॉक है, ये कार्बोनाटाइट में से निकल रहा है ये वाला डिपॉजिट, तो उनको तो ये भी नहीं पता कार्बोनाटाइट क्या चीज होती है या शोशोनाइट क्या चीज होती है, क्योंकि उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा इन चीजों से। इसी तरह से जियो केमिस्ट्री ऑयल एंड गैस वालों की बिल्कुल अलग है और माइनिंग वालों की बिल्कुल अलग है। ऑयल एंड गैस वालों की जियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जियो केमिस्ट्री है, कि जी जिसमें आप बात करते हैं ऑयल एंड गैस विंडो की, कि ऑयल मेच्योरिटी की, ऑयल के एपीआई की। हाइड्रो इसमें हाइड्रोथर्मल जियो केमिस्ट्री है माइनिंग में, मतलब गर्म पानी की जियो केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी तक दोनों में अलग है। जियो फिजिक्स इनकी अलग है। ऑयल एंड गैस कंपनीज में जियो फिजिसिस्ट जो बैठे होते हैं वो ज्यादा साइस्मिक पे काम करते हैं, और शायद कुछ केसेस में वो माइक्रो साइस्मिक पे करें। जियो फिजिसिस्ट जो माइनिंग कंपनीज पे में काम करते हैं वो एरोमैक डेटा में काम करते हैं। ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा हो गया, आईपी जो कि इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, उनकी जियो फिजिक्स बिल्कुल अलग है। अगेन दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं है। कोर का जो काम है माइनिंग में, कोर का जो काम है उसको बड़ा निचले दर्जे का काम समझा जाता है, और वो ये है कि क्योंकि माइनिंग में जब वेल ड्रिल होता है, हर वेल को ड्रिल करने का मकसद ही कोर निकालना होता है। आप कोई चीज वैसे नहीं ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे जैसे कोर निकल के आ रहा होता है, आपकी 20-30 लोगों की टीम होती है जो एक साथ कोर को स्पीडों में डिस्क्राइब करी होती है, जैसे जैसे वो निकल के आ रहा होता है बाहर उसी वक्त। ऑयल एंड गैस में कोर जो है वो अगर आपने 50 वेल ड्रिल किए तो शायद उसमें से एक को आप कोर करेंगे। और जब वो कोर आता है तो वो बड़ी कीमती चीज होती है। फिर आप उसको एक एयर कंडीशन लैब में जाके रखते हैं, फिर बाहर से कोई गोरे को बुलाते हैं कि वो आपको आके डिस्क्राइब करके दे। तो कहना ये मकसूद है कि माइनिंग जियोलॉजी के काम और ऑयल एंड गैस जियोलॉजी के काम बिल्कुल आपस में हटके हैं। और जितनी भी काबिलियत हो जाए पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की, जब आप उसको माइनिंग के काम पे लगाएंगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो उसको सब आएगा, ये बहुत ये बहुत अजीब सी बात है। अब फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है इस्लामाबाद में, उन्होंने अपने जियोलॉजिस्ट को इस इलाके में भेज दिया। बोला कि भाई आप देख के आओ, बताओ वो वहां के, हमने सुनना है कि जी वहाँ कॉपर निकलता है, देख के आओ, बताओ वहां क्या पोटेंशियल है। और वो आता है और जगह ऐसी ही दिखती है। अब वो अगर देख रहा है इसे, अब वो क्या करेगा जब उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं ना। तो ये ऐसा है कि जैसे मैं अपने वालिद साहब को कॉल करूं कि वालिद साहब मैं जापान आया हूँ, और जापान में मैंने आज सारा दिन वहाँ की जो मशहूर तरीन लाइब्रेरी है उसमें गुजारा है, वहाँ हर मौजू पर किताबें जापानी के अंदर। तो मेरे वालिद साहब बोलेंगे बेटा आप वहाँ क्या करें, आपको तो जापानी बोलनी नहीं आती। तो हाँ वहाँ हर मौजू पर किताब है, लेकिन अगर मुझे जापानी पढ़नी ही नहीं आती तो मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। इसी तरह अगर जब आप एक, मेरे पास अक्सर कॉल आती है पाकिस्तान से, और मुझे अगेन मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या मैं उनको उनको उनकी मैं हौसला अफजाई ना करूं। वो मुझे बहुत खुश होकर बताते हैं कि अली भाई आज मैं यहाँ से होके आ रहा हूँ, और वहां मैं ये करने, वहां मैं गया और मैंने ये देखा और वो देखा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों वक्त जाया करें अपना, मतलब वहां अगर मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ तो मुझे इसमें साफ पता चल रहा है कि पोटेंशियल किस जगह पर है, पोटेंशियल किस जगह पर नहीं है। लेकिन जिस बंदे का एक्सपीरियंस है ही नहीं, जो ऑयल एंड गैस का बंदा है, वो जिसने जो हर रोज बैठ के साइस्मिक पे काम कर रहा है, लॉ कॉरिलेशन कर रहा है, जब वो यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा। मतलब जब रॉक्स भी ऐसे हैं, ये हाइड्रोथर्मल रॉक्स हैं। जब मैं कहता हूँ ऑल्टर्ड रॉक्स से मेरी मुराद क्या है, कि एक पत्थर है, जैसे फर्ज करें आपके पास एक पत्थर है रायोलाइट। रायोलाइट को आप पहले तो फ्रैक्चर करें, फिर उसमें से आप 600 से 700 डिग्री गर्म पानी आप उसमें से गुजारें, उबलता हुआ नमकीन पानी। जब वो 607, अगर आप खुद सोचें, अगर आप अपने ऊपर एक बाल्टी से 607 से डिग्री गर्म पानी नमकीन अपने ऊपर उंडेल देंगे, तो क्या आपकी शक्ल वैसी ही रहेगी जैसे अभी है? नहीं, आपकी शक्ल वैसी नहीं रहेगी। इसी तरह पत्थरों की भी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। और वो कितनी बदल जाती है वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो अब ये देखिए, ये वो रॉक्स हैं जो हाइड्रोथर्मली ऑल्टर्ड है। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अक्सर हजरात का अगर एक्सपीरियंस एक चीज के ऊपर है,
तो जब आप उनको दूसरे डिपॉजिट की तस्वीर दिखाएंगे तो उनको उसकी कुछ समझ नहीं आएगी। इसकी मिसाल ये है कि कुछ अरसे पहले मैंने लिंक्डइन पे ये दो जो लेफ्ट पे तस्वीरें हैं, ये मैंने जो है, सॉरी, ये मैंने लेफ्ट पे जो तस्वीरें हैं इनको मैंने लिंक्डइन के ऊपर डाला। और जो मैंने डाला तो मैंने लिखा कि जी जो लेफ्ट वाला है ये पेपराइट है, और जो राइट वाला है ये ऑटो ब्रच है, जो कनाडा में एक वीएमएस डिपॉजिट से निकले हैं। तो नीचे एक ईरान के बहुत मशहूर और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ने कमेंट किया कि आप कैसी ऊटपटांग बातें करें, पेपराइट नाम का तो पेपराइट नाम का तो पत्थर ही कोई नहीं होता, और ये ऑटो ब्रश क्या चीज होती है, अपनी तरफ से आप नाम बना के लिंक्डइन में डाल रहे हैं। और उनको फिर बताया कि भाई आप अगर समझ रहे हैं कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिए ना, गूगल पे तो हर चीज मिल जाएगी आपको। और ये जो नाम है ना 1960-70 से चल रहे हैं। तो अगेन मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। और इतने एक्सपीरियंस के बावजूद उन्होंने इन पत्थरों की ना इनकी शक्लें उनको समझ में आई, ना उनको उनके नाम समझ में आए। और उसकी वजह यह है कि वो ईरान में बैठे, और ईरान में ज्यादातर काम या पोर्फिरीज पे होता है या एपिथर्मल डिपॉजिट्स पे होता है, थोड़ा बहुत स्कार्न्स पे होता है। तो उनका जो तजुर्बा था वो ऐसे पत्थरों में था ही नहीं। और जब उनके सामने वो पत्थर आए तो उनको उनको उनकी नहीं समझ में आई, जो कि नेचुरल सी बात है। ये मेरे साथ भी यही हो, ठीक है। तो वो तो फिर बहुत मशहूर एक कंसल्टिंग जियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मायने का काम किया है। तो फिर आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि आप किसी ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल को जिसका है ही नहीं एक्सपीरियंस इन पत्थरों को देखने का, उनको आप ये चीजें दिखाएंगे, उनको समझ में आ जाएगी, तो ये बड़ी ये अनरियलिस्टिक सी बात है। तो अब तक तो हमने बात की कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, माइनिंग कंपनीज क्या कर रही हैं, ऑयल कंपनीज क्या कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। तो उसका एग्जांपल ये है कि ये लिंक्डइन पे एक साहब ने डाला हुआ था, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही वो प्रमोट करते हैं माइनिंग को पाकिस्तान में, और बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने लिंक्डइन में एक रिपोर्ट डाली थी जिस इदारे में वो काम करते हैं उनकी। और ये रिपोर्ट है कि उनके इरादे क्या हैं प्लेसर गोल्ड की वैल्यूएशन के लिए अटक के आसपास। तो इसमें पहला स्टेप मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है जियोफिजिकल रिकॉनेसेंस एंड जियोफिजिकल सर्वेज इंक्लूडिंग ग्रेविटी, मैग्नेटिक एंड आईपी फॉर इवैल्यूएटिंग डेंसिटी ऑफ प्लास्टर गोल्ड एंड कॉन्ट्रास्ट मिनरल्स। अच्छा, तो इसका मतलब कि जी आप जियोफिजिक्स का काम सबसे पहले करें प्लास्टर गोल्ड के लिए। तो भाई इसका तरीका ये है कि आप सिर्फ एक बार फोन कॉल मिला लें किसी ऐसी माइन को जो प्लास्टर का काम करती हो। ज्यादातर जो सक्सेसफुली प्लास्टर का काम कर रही है माइंस, वो एक यहाँ कोलोराडो में, ज्यादातर अलास्का में है, यूकॉन टेरिटरी में है, कनाडा में। आप उनको एक फोन कॉल मिलाएं और आप उनसे पूछें कि यार आप अपनी माइन, आप जब सोना ढूंढते हैं प्लास्टर का, तो आप कौन सी जियोफिजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे भाई हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते, ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना हमारा कोई जान पहचान वाला जियोफिजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। बल्कि प्लेसर गोल्ड एक्सप्लोरेशन की तारीख में आज तक जियोफिजिकल मेथड्स सक्सेसफुल नहीं हुए। तो फिर ये अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो नंबर एक ये जियोफिजिकल सर्वे क्यों आ रहा है प्लेसर गोल्ड की तलाश के लिए। और मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की तारीख में दो तीन बड़ी कंपनीज आई हैं जिन्होंने आके माइनिंग जियोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है। वो जैसे एक उसमें बीएचपी आई थी, एक एंटोफगास्टा आई थी, और अब इंशाल्लाह बैरक आने वाली है। इन्होंने ट्रेन किया किस चीज में, पोर्फरीज में। और पोर्फरीज में ये जो आईपी आप देख रहे हैं, आईपी इंड्यूस पोलराइजेशन के लिए स्टैंड करता है। ये पोर्फरीज के लिए बड़ा बहुत मुफीद है। जो मैग्नेटिक्स हैं वो पोर्फरीज के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन भाई मेरे मसला ये है कि जो चीज पोर्फिरी की एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल होती हैं, जो टेक्निक्स, वो प्लास्टर गोल्ड में नहीं चलती। और जो चीज टेक्निक्स प्लास्टर गोल्ड में चलती हैं वो एपिथर्मल में नहीं चलती। और जो एपिथर्मल में चलती हैं टेक्निक्स एक्सप्लोरेशन की, वो स्कार्स में नहीं चलती। हर मिनरल डिपॉजिट का अपना एक्सप्लोरेशन तरीका है। तो एक और जिसमें चीज है वो देखने की ये कि ये जो टेक्निक्स लिस्ट की गई हैं ये बहुत 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 महंगी है, ठीक है। और अक्सर हमारा, क्योंकि जो पाकिस्तानियों का जो साइंस में है उनका दिमाग जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइड के ऊपर है, टेक्नोलॉजी फोकस्ड है।
तो अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार है वो टेक्निकल नो हाउ से कहीं ज्यादा होता है। हम कहते हैं यार कोई कोई फन फैन कोई बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक, अगर कोई मशीनरी आ जाएगी तो मशीनरी हमें करके देगी, ताकि हमें अपना ना शायद दिमाग इतना इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन भाई मेरे जो आपका जो दिमाग की जो वैल्यू है वो किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। ठीक है। और इसको करने का जो दुरुस्त तरीका है वो ये है कि पाकिस्तान में किसी भी टाइम पे कम से कम 1000 से 2500, शायद 5000 तक वो अफराद हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ के जियोलॉजी निकले और अब वो बेरोजगार हैं। ठीक है। उसमें से कोई इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। और ये जो प्लेसर गोल्ड का काम है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सर्वे की होती है, वो भी ग्राउंड सर्वे, जो सैंपलिंग की। तो अगर आप एक टीम बनाते हैं जिसमें आप 50 ऐसे जियोलॉजिस्ट को हायर करते हैं जो बेचारे जिनको कहीं और नौकरियां नहीं मिल रही, और आप उनको ट्रेन करते हैं, वो 1 2 घंटे लगते हैं पैनिंग सिखाने में। उनको आप पैनिंग सिखाएं, उनको आप बेसिक तरीका सिखाएं और उनको काम पे लगाएं, तो ये काम 1/10 कीमत में भी हो जाए और उसके रिजल्ट्स आपको कहीं बेहतर मिले बनस्बत इन टेक्निक्स के। तो अब तक तो मैंने आपसे उन चीजों की बात की जो पाकिस्तान की माजी में हो रही हैं और हाल में हो रही हैं। अब हम बात करेंगे माइनिंग करने के दुरुस्त तरीके की, कि अगर आप काम को बेहतर करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। तो उसमें ये कोट है, ये विंस लोम्बार्डी अमेरिका में एक बहुत बड़ा इनका मशहूर फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल कोच है। उसका ये कोट है कि जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू relentlessly chase perfection, knowing full well we will not catch it, because nothing is perfect. But we are going to relentlessly chase it, because in the process we will catch excellence. I am not remotely interested in just being good. मतलब कि जब आप आप कोशिश करेंगे कि हम 100% लेके आए हर चीज के अंदर, तब शायद आप जाके 70 80% पे बैठे हैं। ठीक है। तो इसको अब जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को होता है कि यार हमारे पास ब्रांड न्यू फोन हो, फोन पुराना नहीं होना चाहिए, फोन में लेटेस्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास फोन है जो 10 साल पुराना है, तो आपको भी थोड़ी सी झिझक महसूस होती है उसको जेब से निकालते हुए, कह रहे यार लोग क्या बोलेंगे। लेकिन वो जियोलॉजी जो 1970s में निकली, 80s में निकली, 90s में निकली, उसको इस्तेमाल करते हुए किसी को झिझक नहीं होती। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको उतनी ही झिझक होनी चाहिए जैसे आप ये पुराने फोन, जैसे ये मुझे याद है जब मैं छोटा था और पाकिस्तान में रहता था, तो ये जो इंस्टा फोन है निकला था, बहुत बड़ा साइज का, बड़े हाई फाई लोगों के पास वो होता था। आज अगर मैं किसी को इंस्टा फोन ला के दूं तो वो इंस्टा फोन उठा के मेरे सर पे मार देंगे, यार ये मेरे लिए आप क्या गिफ्ट ले आए। ठीक है। तो अगर आप पुराने फोन नहीं इस्तेमाल करते, आप पुराने डिजिटल कैमरास नहीं इस्तेमाल करते, तो आप पुरानी जियोलॉजी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सोचने वाली बात है ना। आपको उतनी ही झिझक महसूस होनी चाहिए पुरानी जियोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे माइनिंग की फील्ड में जिसमें बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। मसलन 2007 से पहले हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स की, वो बहुत खराब थी। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स से क्या मतलब, वो गर्म नमकीन पानी जो मादनियात को लेके ट्रांसपोर्ट करता है पत्थरों के अंदर। ठीक है। तो सारे जो मेटल्स हैं जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक, लेड, वो सब इस गर्म पानी में से होते हुए जाते हैं। गर्म पानी दो तरह का है, एक तो मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है, जो जमीन में से जो गर्म पिघले हुए पत्थरों के जो बुलबुले होते हैं, जिसको हम पिघले हुए पत्थरों को मैग्मा कहते हैं, वो पिघले हुए पत्थर बुलबुलों की सूरत में ऊपर आता है। उन बुलबुलों में से जो गर्म पानी निकलता है वो मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड हो गया। ठीक है। और वो रॉक्स को तोड़ता हुआ ऊपर जाता है। या फिर जो बारिश का पानी है, जो पत्थरों में से बहते बहते अंदर होते 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 नीचे तक पहुंचता है और फिर वो गर्म हो जाता है, वो सिर्फ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है। उससे रिलेटेड जो डिपॉजिट्स हैं, पोर्फिरी सिस्टम्स, एपिथर्मल सिस्टम्स, स्कार्न्स, कार्बोनेट रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स, अक्सर उन सब की जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो 2007 से पहले हमारी थी ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब अगर आप 2007 से पहले यूनिवर्सिटी में गए थे और आपने कीप अप नहीं किया, तो अब आपको की उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्सोलीट हो चुकी है।
मेरी अपनी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं 1999 में मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में दाखिला लिया था, और हमें जियोलॉजी में सिखाया गया था कि सिर्फ 2 तरह के वोल्केनोज होते हैं, और हमें बताया था कि उनके उन वोल्केनोज से के जो रॉक्स हैं वो किस किस्म के होते हैं। आज अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में वही क्लास लेने जाऊं, तो मुझे सिखाएंगे कि वे 6 तरह के अलग वोल्केनोज होते हैं। इसका मतलब माइनिंग की तो एबीसी ही बदल गई। क्यों? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप पुराने तरीके से चल रहे हैं और आपके दिमाग में वही सिर्फ 2 वोल्केनोज हैं और उनके डिपॉजिट्स हैं, तो इसका मतलब जो नए डिपॉजिट टाइप्स हैं आप उनके साथ फेमिलियर नहीं है। आप उनके पत्थरों को नहीं समझते, और अगर आप उनके पत्थरों को नहीं समझते तो उनसे रिलेटेड जो डिपॉजिट्स हैं, मसलन पोर्फिरीज हो गई, आप उनको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। मेरा मेरा ये है कि मैंने अपनी पीएचडी को किए हुए मुझे 13 साल हो गए, और पीएचडी के बाद से मैंने तकरीबन 45 प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज किए हैं। और उनके उनके अलावा तकरीबन हर रोज 1 घंटा मैं जियोलॉजी की पढ़ाई करता हूँ किसी न किसी टॉपिक पे। वो सब करने के बावजूद पिछले साल मैंने सोचा कि कुछ और माइनिंग के कोर्सेज करने चाहिए, तो मैंने यहाँ कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस है जिसकी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग है माइनिंग में। मैंने सोचा कि मैं वहाँ 1-2 कोर्सेज करता हूँ, सिर्फ अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ाने के लिए। और आप यकीन कीजिए, जब मैं पहले कोर्स में जाके बैठा हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा जाहिल हूँ, और अपनी जहालत से खौफजदा होके वो मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना था, तो वो तो मैंने कर लिया। लेकिन अब मैंने फिर से मास्टर्स में दाखिला लिया है, और लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि पीएचडी करने के बाद आप फिर से मास्टर्स कर रहे हैं? एक मास्टर्स आपने पीएचडी से पहले भी कर चुके हैं। और उसकी यही वजह है क्योंकि मुझे पता है कि ये फील्ड इस स्पीड में आगे बढ़ गई है, और अगर मैंने इस फील्ड को लेके चलना है तो मुझे फील्ड के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने आप को फेमिलियराइज करें, आप कीप अप करें, तो उससे मेरी क्या मुराद है? तो उसमें नंबर 1 जो स्टेप है वो ये है कि आप ग्रेड से अपने आप को फेमिलियर करें। ग्रेड क्या? ग्रेड है जैसे जिसको कहते हैं उर्दू में आटे दाल का भाव। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अक्सर आप देखते होंगे अमूमन ये यूट्यूबर्स आते हैं, और जब ये यूट्यूबर्स आते हैं वहां, तो वो बैठे हुए होंगे वो किसी रेस्टोरेंट में, तो उनके सामने हर तरह का खाना पड़ा होगा। दाल भी पड़ी होगी, तो मछली भी पड़ी होगी, तो टिक्के भी पड़े होंगे, और वो क्या करेंगे कि जी मछली को लेके दाल में डुबा के वो खा लेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता। उनको बेचारों को नहीं पता ना कि पाकिस्तानी खानों का क्या सिस्टम है। इसी तरह अगर आप इस काम में पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता कि ग्रेड्स क्या होने चाहिए, तो वो फिर बड़े मसले वाली बात है। क्योंकि फिर आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रेड हाई है, कौन सा ग्रेड लो है। तो पहली चीज इसमें यह है कि आपको ग्रेड्स के बारे में आना चाहिए। ये एग्जाम्पल एक मैंने आपको दिया हुआ है लेड का। ठीक है। और लेड के जो दुनिया में जो टॉप माइंस है लेड की, उनका जो ग्रेड परसेंट है वो तकरीबन आप समझें 10 से 20% आता है। आपको माइन करने के लिए लेड को सिर्फ 4% लेड चाहिए, आपको 10-20% की जरूरत भी नहीं है। 10-20% हो जाए तो वो तो आप चांदी हो जाए, लेकिन अगर सिर्फ 4% है तो वो भी काफी है। और ये एक रिपोर्ट है पाकिस्तानी एक लैब से, और ये एक साहब ने लिंक्डइन पर डाली हुई थी। और इसमें अगर आप लेड का ग्रेड देखें तो वो रिपोर्ट बता रही है कि इसमें 78% लेड है। यानी दुनिया में जो हाईएस्ट ग्रेड लेड निकल रहा है, टॉप दुनिया की जो टॉप माइंस हैं, उनसे भी 7 गुना ज्यादा लेड वो यहाँ निकाल रहे हैं। तो भाई मेरे, अब मैं अगेन मैं इस लैब का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें जो लैब में काम कर रहे हैं उनको किसने ट्रेन किया है। ठीक है। ये अगर इसमें किसी को पे इल्जाम डालना चाहिए तो वो आपको अपने आप पे डालना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा है कि मैं पाकिस्तान में किसी कसाई के पास जाऊं, मैं बोलूं कि यार आप क्या रेकमेंड करते हैं कि आजकल मैं अमेजोन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या मैं टेस्ला के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं? कसाई को ना पता है ना अमेजोन क्या है ना टेस्ला क्या है, वो बोलेगा यार आप इसमें करें, आप टेस्ला में इन्वेस्ट कर दें। उसके बाद कुछ महीने बाद मुझे $10,000 का नुकसान होता है, तो मैं जाके कसाई को पकड़ता हूँ कि यार आपने मुझे कैसी बात कर दी। तो भाई वो तो मेरा मसला है ना। मुझे किसने बोला था कि मैं जाके जिस बंदे का काम हर रोज गोश्त काटना है, उससे मैं फाइनेंशियल एडवाइस क्यों ले रहा हूँ स्टॉक मार्केट की? ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ग्रेड्स का पता होना चाहिए कि टिपिकल ग्रेड्स क्या होते हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप
हर मेटल का ग्रेड आपको आना चाहिए, लेकिन कम से कम जिन मेटल्स पे आप काम करते हैं, जैसे मैं, मेरा जो काम है ज्यादातर माइनिंग का, वो यूरेनियम, वनेडियम, कॉपर, लेड और जिंक पे होता है, और थोड़ा बहुत सोने के ऊपर। तो मुझे उनके ग्रेड्स पता है। लेकिन अगर मुझे इस वक्त आके यही कोई पूछता है कि यार ये आयरन का जो ग्रेड है वो इतना पर आता है, तो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आयरन की कौन से ग्रेड्स अच्छे होते हैं, कौन से ग्रेड्स खराब होते हैं, कौन से ग्रेड्स पे कट ऑफ होता है। ठीक है। लेकिन अगर आज मैं आयरन का कोई प्रोजेक्ट उठा लूं, तो पहला काम ये होगा कि मैं जाके पता करूं कि यार कौन सा ग्रेड हाई होता है, कौन सा ग्रेड लो होता है, और कौन सा ग्रेड जो है वो अनरियलिस्टिक है। तो ये आजकल जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, ये उस इलाके की तस्वीर है। ये जगह का नाम लेडविल है, कोलोराडो में। और लेडविल नाम ही उसका इसलिए क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 मिलियन टन लेड निकला है। और ये आप देखें, ये इन माइन से जो ग्रेड निकल रहा है, ये उनकी वैल्यूज है। तो ये 2% से लेके 8% तक वेरिएशन है इसकी। ठीक है। और कट ऑफ ग्रेड एट 4%, यानी ये बिलो कट ऑफ ग्रेड है, ये बिलो कट ऑफ ग्रेड है। इसी तरह ये जिंक के ग्रेड्स हैं। तो इन ग्रेड्स के साथ आपका अपने आप को फेमिलियराइज करना बहुत जरूरी है। अगली चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि आप जो जो भी आप जियो केमिस्ट्री का काम कराएं, जब आप लैब्स को चीज भेजते हैं, तो पहले आपको लैब के साथ डिस्कस करना पड़ता है कि यार ये जो मैं सैंपल्स भेज रहा हूँ, इसका बेस्ट प्रेपरेशन तरीका क्या है। अब अमूमन लैब्स को भी नहीं पता होता। लैब्स आप पर रिलाय करती हैं कि जी आप बताएंगे ना आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एक साहब है गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत ही अच्छे इंसान है। और अगेन वो माइनिंग को अपने एरिया में बहुत प्रमोट करें। उन्होंने मुझे कुछ अर्से पहले व्हाट्सएप की ये रिपोर्ट कि उन्होंने कुछ सैंपल्स भेजे प्लेसर गोल्ड के एसजीएस वालों के पास। और एसजीएस तो आपको पता है बहुत मशहूर लैब है, पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेस हैं। और उन्होंने इसको प्रोसेस किया। अब जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया वो सही नहीं है। जब मैंने इसको कल लाइव दिया था टॉक में, तो एक साहब ने या एक साहबा ने मुझे कमेंट किया उस पर कि भाई ये आप गलत कह रहे हैं, ये फायर ऐसे नहीं है। और मुझे पता है ये फायर, ये वाला एग्जांपल फायर ऐसे नहीं है। लेकिन अक्सर पाकिस्तान में जो प्लास्टर गोल्ड का काम है वो यही करते हैं कि जी लैब्स फायर ऐसे करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये तरीका भी गलत है, जबकि इसमें फायर ऐसे नहीं है। मसला ये नहीं है कि आपने सैंपल को आग में डाल दिया तो वो सैंपल खराब हो गया, या नहीं, इसका आग से लेना देना नहीं है। मसला ये है कि जब भी आप सैंपल प्रेपरेशन में रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन से क्या मुराद, रिडक्शन से मुराद ये है कि कल मेरी एसजीएस वालों से मैंने फोन पे बात की इसी इसी को लेके, और आप 300 ग्राम का वो आपसे सैंपल मांगते हैं। लेकिन जिस चीज को वो एक्चुअली प्रोसेस कर रहे हैं, जिसपे आपके टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं फाइनली, वो 3 मिलीग्राम्स है। तो ये क्या हुआ, वो बात 300 ग्राम से 3 मिलीग्राम्स पे कैसे पहुंच गई? क्योंकि वो स्प्लिट करते हैं। पहला काम ये होता है, जब लैब में सैंपल आता है आप उसको एक दफा स्प्लिट करते हैं, फिर उसके आधे को आप फिर से स्प्लिट करते हैं, फिर उसके आधे को आप फिर से स्प्लिट करते हैं। और उसको उसका मकसद ये होता है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो वही की वही रहे। वो नॉर्मली जो लोड गोल्ड है उसमें वो चीज बिल्कुल सही है। लेकिन प्लास्टर गोल्ड में ये जो भी टेक्निक जिसमें स्प्लिटिंग शामिल हो, उसमें फायर ऐसे हो ना हो, अगर स्प्लिटिंग सैंपल की आप करें तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते हैं। तो हम इस पे बाद में बात कर सकते हैं कि प्लास्टर गोल्ड के लिए आपको कौन सी लैब टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, अगर आप लैब टेक्निक्स यूज भी करें। लेकिन प्लास्टर गोल्ड में मेनली आपको इवेंचुअली अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, आपको लिटरली पॉइंट काउंटिंग करनी होती है कि एक सैंपल के अंदर गोल्ड, कितने गोल्ड के जर्रे हैं। तो वो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो वैसे भी पार्ट्स पर मिलियन में नहीं आएगा। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो फिर आपका रिजल्ट आना चाहिए ग्राम्स पर टन, या ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, या ग्राम्स पर स्क्वायर यार्ड। तो मुझे जब कोई रिपोर्ट दिखाता है और ये है कि जी वो रिपोर्ट करेंगे जी ये गोल्ड आया, लेकिन जब गोल्ड है कि जी वो गोल्ड 7.3% गोल्ड है इसमें, मैं बोला ये 7.3 गोल्ड परसेंट का क्या मतलब होता है यार? हर कमोडिटी का अपना रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पहले जमाने में 1970s में यूरेनियम पे जो काम होता था, उसको कहता था कि जी हाई ग्रेड इसमें यूरेनियम है, कि जी ये चार, इसमें 3% यूरेनियम आ रही है। अब वो काम कोई नहीं करता। अब यूरेनियम हमेशा पार्ट्स पर मिलियन में रिपोर्ट होती है, लिथियम पार्ट्स पर मिलियन पे रिपोर्ट होती है। गोल्ड मैंने आपको पता है ग्राम्स पर टन, आउंसेस पर टन, वो इस तरह से रिपोर्ट होता है।
तो अगेन ये चीजें आपके लिए हैं, ताकि आप अपने आप को फेमिलियराइज करें और इस बात का ख्याल रखें कि हर सैंपल को प्रिपेयर करने का लैब्स का एक तरीका नहीं होता। प्रेपरेशन सैंपल पे डिपेंड करती है। ठीक है। अगली जो चीज है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये है कि एक दफा आप बेसिक सीख जाएं किसी कोर्स, कोई किसी से कोर्स लेके, उसके बाद बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज हैं। जैसे सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट का अपना यूट्यूब पेज है, उस पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो आप मुफ्त में देख सकते हैं। और ये कुछ साल पहले लोगों ने एक और ऑर्गेनाइजेशन निकाली, ओल्ड डिपॉजिट्स हब के नाम से। उसमें जिस फील्ड में वो समझते हैं कि कोई एक्सपर्ट है वो उसको दावत देते हैं। और ये मेरी मेरी भी एक टॉक पड़ी हुई है ओल्ड डिपॉजिट्स हब के ऊपर, जो उन्होंने कुछ महीने पहले मुझे दावत दी थी। तो ये रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको करने से पहले आपको अपनी बेसिक्स को सेट करना पड़ेगा, वरना जो बातें लोग इसके ऊपर कर रहे होंगे वो आपके 10 मील ऊपर से गुजरेंगी। एक और इसमें मैं बात ये करता चलूँ आपसे कि इन चीजों को सीखने में बहुत वक्त लगता है और आपको तरद्दुत करना पड़ता है। अगर मैं टीवी पे आज देखूं कि जी राहत फतेह अली खान का गाना गा रहे हैं, तो फिर मैं उनको ईमेल करूं, मैं बोलूं कि सर काइंडली मुझे आप जरा ईमेल पे सिखा दें कि आपके गाना कैसे गाया जाता है आपकी तरह, तो वो आगे से क्या बोलेंगे मुझे? अगर वाकई आप सोचें, अगर वाकई मैं राहत फतेह अली खान को कांटेक्ट करूं, मुझे बोलूं कि आप मुझे गाना सिखा दें, तो क्या मुझे ईमेल में सिखा सकते हैं? वो मुझे क्या बोलेंगे? वो मुझे बोलेंगे कि यार आप पाकिस्तान आओ, मैं आपको किसी उस्ताद के साथ बिठाता हूँ, आप हर रोज घंटों बैठ के रियाज करो, और शायद ये काम 5 से 10 साल करने के बाद आप क्लासिकल म्यूजिशियन बन सको और आप ऐसे गा सको जैसे मैं गाता हूँ। ठीक है। लेकिन वो एक ईमेल की बात नहीं है। ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अक्सर अक्सर पाकिस्तान से ईमेल आती हैं कि सर वो मुझे जरा वो प्लेसर डिपॉजिट की एक्सप्लोरेशन आप वो जरा ईमेल कर दें, उसका तरीका क्या होता है? मैं बोला भाई मेरे, अगर काश काश इतना आसान होता, और अगर वाकई अगर इतना ही आसान होता तो मुझे 44 साल की उम्र में फिर से मास्टर्स करने के लिए ना जाना पड़ता किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान होती। ठीक है। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है यार, इसमें 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 काफ़ी वक्त लगता है। तो आखिरी जो हम बात करेंगे वो फिर हम करेंगे मिनरल सिस्टम्स अप्रोच की, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन में, जो नए इलाकों में अगर आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी बन चुकी है। तो इसमें हम सोर्स ऑफ फ्लूइड्स देखते हैं, वो फ्लूइड्स जो मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोर्स क्या है? क्या वहां जो मैग्मा है उसकी फर्टिलिटी ये है कि उसमें से लोहा निकल सके? वो किस रास्ते, कौन सा रास्ते ले रहे हैं वो फ्लूइड्स? वो फॉल्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, वो फ्रैक्चर्स के थ्रू आ रहे हैं, वो सेडिमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं? ये बहुत सारी चीजें मिलके जब हम इनको एक साथ करते हैं तो मिनरल सिस्टम्स अप्रोच बनती है। और मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ स्कार्न डिपॉजिट्स को लेके। ठीक है। तो ये मिसाल है सिर्फ और सिर्फ स्कार्न डिपॉजिट्स को लेके। ये जो आपको मैं अभी मेथडोलॉजी दिखा रहा हूँ, ये पोर्फिरीज पे नहीं काम करती करेगी, ये एपिथर्मल पे काम नहीं करेगी, ये वीएमएस पे काम नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्कार्न्स पे काम करती है। ठीक है। तो पहला काम क्या है कि हमें, मैंने आपको पहले बताया था, पिघले हुए पत्थरों के बुलबुले ऊपर आते हैं। अगर वो बुलबुले 100 किलोमीटर से बढ़े, हम उनको कहते हैं ये बैथोलेट्स हैं। अगर वो 100 किलोमीटर से तकरीबन 10 किलोमीटर तक के साइज के हों तो हम उनको कहते हैं ये प्लूटॉन्स हैं। हमें छोटे साइज के बुलबुले चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा बुलबुले का क्या साइज है? उस एरिया में, हमारे एरिया में नॉर्थ, खासतौर पे मैं आपको एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान का दे रहा हूँ, मैपिंग पहले से हो चुकी है। ये मैप प्रोफेसर आर्डिटो डेसियो का है, एक जो इटालियन एक बहुत मशहूर प्रोफेसर थे जिन्होंने सारे इस इलाके की शुरू शुरू में मैपिंग की, और फिर केटू के आसपास भी जो एक्सपेडिशंस आती थी वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। खैर एनीवेज, इस मैप के ऊपर आपको थोड़ा ओरिएंट करते हैं। ये स्केल है 20 किलोमीटर का, ये नॉर्थ का एरो है। ये नीचे कोने में मार्शल ब्रोम है, जिसकी मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा चुका हूँ। ठीक है। ये मार्शल ब्रोम है। अगर आप नॉर्थर्न एरियाज घूमने फिरने गए थे तो आप गालिबन अताबाद लेक गए होंगे, ये गुलमित है। और जो तो अताबाद लेक का, ये अताबाद नजर आ रहा है, ये अताबाद लेक का एरिया है। ठीक है। तो आप कम से कम थोड़ा बहुत ओरिएंट हो सके कि ये वाली हुंजा, ये अपर जो जो गोजाल साइड है, ये गोजाल साइड है, ये नगर है, ये हुंजा वैली हो गई, और ये हुशे साइड है।
बल्तिस्तान के अंदर। एंड एनीवेज, इसमें जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ये सारे ल्यूकोग्रेनाइट्स हैं, और ये सारे एक टाइम पे मायोसीन में यहाँ इम्प्लेस किए गए, और ये पूरा का पूरा कलर आप देखें एक ही है। तो ये एक बड़ा बैथोलिथ है, तो ये बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये है भाई मेरे कि जब आप प्लेट सबडक्ट करती हैं तो ये बहुत बड़ा नीचे मैग्मा चेंबर बनता है, और ये वो मैग्मा चेंबर है जो टेन्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स के साइज पे होता है, बल्कि 100 किलोमीटर तक भी जा सकता है, जो कि जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई थी, वो जो हमने काराकोरम बैथोलिथ देखा है। ठीक है, वो वो ये चीज है। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसमें से जब मैग्मा निकल के ऊपर जाता है तो वो छोटे बुलबुले बनाता है, और उन छोटे बुलबुलों में से फिर गर्म पानी निकलता है जो मादनियात को लेके जाता है। तो हमारी इंटरेस्ट ये ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में नहीं है। जैसे कि जगह अगर आप कुल्फी या चौक खाने जाएं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आइसक्रीम खाने में, जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर। ये जो नीचे जो डंडियां हजरत ने पकड़ी हुई है, आपकी इंटरेस्ट उसमें नहीं है, नीचे डंडिया कोई नहीं खाता। ठीक है। अब होता यह है कि जैसे जैसे ये पहाड़ बन रहे हैं, उसी स्पीडों में वो पहाड़ टूट भी रहे हैं। बर्फ से, बारिश से वहां इरोजन हो रही है। तो आपको, जब आप इस एरिया में काम, ऐसे एरिया में काम करने जाते हैं, आपको एक्सह्यूमेशन रेट्स पता होना चाहिए। एक्सह्यूमेशन रेट्स क्या? वो रेट जिस पे पत्थर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, टेक्टोनिक्स की वजह से। और आपको इरोजन रेट्स भी मालूम होने चाहिए कि जैसे जैसे वो ऊपर आ रहे हैं, तो बारिश की वजह से, बर्फों की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो किस स्पीड में टूट रहे हैं। तो काराकोरम का ये जो एरिया है, उसमें जो अपलिफ्ट, जो एक्सह्यूमेशन रेट है, वो तकरीबन 1.5 1.6 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से। हमें कैसे पता? वो पहले गोरे आके काम करके जा चुके हैं। इरोजन रेट जो है वो 3 to 6 मिलीमीटर पर ईयर है। इसका मतलब जिस रेट पे उनकी इरोजन हो रही है, उस रेट पे तो बाहर भी नहीं आ रहे। ठीक है, जिसकी वजह से जिनकी मैक्सिमम हाइट थी वो अब से तकरीबन 14 मिलियन ईयर पहले थी। तो अब जो आप देख रहे हैं वो वो है जो बचा कुछ रह गया है। ठीक है। इसका मतलब कि वो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, जो कुल्फी वाला पार्ट था, जो हमारे खाने वाला पार्ट था, हमारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो उड़ चुका है, वो इरोड हो चुका है, वो वहां नहीं रहा। अब वहां हम जाते हैं तो सिर्फ ये रह गया। ये क्या रह गया? ये वो रह गया जो नीचे मैंने आपको बताया था, जो बहुत बड़ा वाला मैग्मा चेंबर था। तो ये सारे वो मायोसीन ल्यूकोग्रेनाइट्स हैं जो आपको इस एरिया में नजर आ रहे हैं, जो बहुत नीचे के हैं। ऊपर का जो माल मसाला था वो सब इरोड होके चला गया। तो चलो जी, इससे हमें ये पता चलता है ये एरिया तो बेकार है। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप फिर से जियोलॉजिक मैप को वापस देखेंगे। आप जियोलॉजिक मैप को वापस देखेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं यार, हम जो छोटे साइज के, जो ऊपर वाले, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे स्लाइड में, हम उनको ढूंढेंगे जाके, जिनका साइज 10 किलोमीटर से कम हो, और इन एन आइडियल केस कार्न्स के लिए 1 किलोमीटर से भी कम हो। ठीक है। हम उनको ढूंढेंगे, और हमने जब ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। ये एक, ये बल्तिस्तान साइड पे ये एक मंगो गुसर प्लूटॉन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर से कम साइज है इसका। ये चिंकांगला प्लूटॉन है, इसका भी साइज 10 किलोमीटर से कम है। तो अगला काम क्या है? अगला काम ये कि अब आपको वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहां जाना पड़ेगा। इसकी उन्होंने रिपोर्ट लिखी हुई है कि जी इसमें मायरोलिटिक कैविटीज हैं चिंकांगला प्लूटॉन में, और इसमें फ्लोराइड भी है। ये दोनों अच्छी चीज हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलिटी को इंडिकेट करती है। फर्टिलिटी से क्या मुराद है? कि उस मैग्मा, वो मैग्मा कितना जरखेज है, उस मैग्मा में कितना पोटेंशियल है कि उसमें से लोहे बाहर निकल सके। ठीक है, और लोहे खुद बहुत बाहर नहीं आएंगे, वो पानी बाहर लेके आएगा। मायरोलिटिक कैविटीज से आपको पता चलता है कि वो हाइड्रेटेड मैग्माज हैं, और उनमें ये कैपेसिटी है कि उनमें से ना सिर्फ मादनियात निकले, बट पानी उन मादनियात को बाहर लेके आए। और फ्लोराइड से पता चलता है कि वो ऑक्सीडाइज्ड है। इस तरह से 7 8 चीजें हैं जो मैग्मा में फर्टिलिटी को इंडिकेट करती हैं। लेकिन आपको सैंपल चाहिए होगा उन चीजों को टेस्ट करने के लिए, जिसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। तो ये तस्वीर है जो मैंने कुछ साल पहले ली थी चिंकांगला प्लूटॉन की, वो यहाँ नजर आ रहा है आपको। जब आप इस इलाके में जाएंगे इसको सैंपल करने के लिए, तो आप ये नहीं करेंगे कि जी बस आप सीधे गए सैंपल, ये सीधे वापस आए। नहीं, आप सारे रास्ते सैंपलिंग करते हुए वहां जाएंगे। और सैंपलिंग ये नहीं कि जी एक यहां से उठा लिया, वो जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने किया था कि जी एक दरिया के किनारे उठा लिया, तो एक फ्लोट से उठा लिया, तो एक पत्थर तोड़ के उठा लिया। नहीं, एक आप टीम, आपकी एक टीम होगी। मैं पहले भी आपसे बोला है, पाकिस्तान में हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मैन पावर है।
बंदों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। तो एक टीम आपकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग करेगी, एक टीम आपकी सिर्फ और सिर्फ रॉक चिप सैंपलिंग करेगी, एक टीम आपकी सिर्फ और सिर्फ वहां जो पानी है उसकी सैंपलिंग कर सकती है या सॉइल सैंपलिंग कर सकती है। एक टीम आपकी वहां जाएगी और देखेगी कि इस एरिया में कार्बोनेट्स हैं या नहीं, क्योंकि हम स्कार्न की बात करें। और अगर हम स्कार्न की बात करें, एक मिनट है, मैंने स्पेलिंग यहाँ गलत कर दी और ये चीज मुझे बहुत बॉदर करती है, तो उसको मैं सही कर देता हूँ। अच्छा जी। तो एक जो टीम है वो वहां कार्बोनेट्स को मैप करेगी, क्योंकि आपको स्कार्न वहीं मिलेगा जहां कार्बोनेट्स का कांटेक्ट होगा इंट्रूजन के साथ। तो सैंपल्स आप कलेक्ट करें, सैंपल्स कलेक्ट करना मुफ्त है, ठीक है। हाँ, उनकी प्रोसेसिंग का खर्चा आता है, और प्रोसेसिंग आप सिर्फ तब करेंगे जब मैग्मा फर्टाइल प्रूव होगा। अब फर्ज कीजिए आपने सब कुछ किया, आप गए चिंकांगला से, आपने सैंपल्स लिए और आपको पता चला कि जी ये तो फर्टाइल ही नहीं है, तो इसका मतलब गेम खत्म नहीं। इसका मतलब ये आप अगले प्लूटोन को देखें, प्लूटोन की कमी तो नहीं है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, ठीक है। आप सबको टेस्ट करें, जैसे ये है, ये एक और इंट्रूजन है, ये यासीन वैली के अंदर है, आप उसको टेस्ट करेंगे एंड यू विल कंटिन्यू, आप इसको करते जाएंगे जब तक आपको ऐसा नहीं मिल जाता जिसकी फर्टिलिटी, जो जरखेज है, जिसमें कैपेसिटी है कि इसमें से मादिनियान निकलें। और फिर उसके आसपास जो आप लाइमस्टोन ढूंढेंगे, और वहां अगर आप ढूंढेंगे तो वहां आपको स्कार्न मिलेगा। अब आप में से वो हजरात जो थोड़े माइनिंग माइनिंग के काम के बारे में जानते हैं, वो सोच होंगे कि यार इतना वहां इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, सीधा जहाज में आप मैग्नेटिक सर्वे करो, ग्रामेमेट्रिक सर्वे करो, ईएम सर्वे करो, फिर नीचे जाओ थोड़ा आईपी का काम करो। ये सब करने की, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जहाज और कंप्यूटर्स आपको सब कुछ करके दे देंगे। तो भाई वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिन चीजों की बात करी, पहली बात ये है कि ये जो जितने भी एरियल सर्वेज होते हैं, ये फ्लैट एरियाज के लिए तो सही है। तो अगर फर्ज करें हम रेकोडेक के आसपास हम सर्वे करना चाहते हैं, हाँ वो खुली जगह है बिल्कुल, वो खुली जगह है जहां जिसमें से एक कुछ वोल्केनिक नेक्स हैं जो बाहर निकल के आ रही हैं, हाँ उसके लिए जहाज से आप सर्वे कराएं, अच्छी बात है अगर आपको शौक हो रहा है। लेकिन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान साइड पे करा रहे हो, जहां पहाड़ पहाड़ बहुत, जो टेरेन है वो बहुत स्टीप है, वहां कभी भी एरियल सर्वे सही नहीं चलते हैं। दूसरी बात ये कि लोग अक्सर देखते हैं कि यार कनाडा में ये हो रहा है, तो क्योंकि कनाडा में ये हो रहा है तो हमें पाकिस्तान में भी यही करना चाहिए। नहीं यार, वो ऑस्ट्रेलियंस यूं करते हैं, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस यूं करते हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। तो भाई, ना हम ऑस्ट्रेलिया हैं ना हम कनाडा है। कनाडा में जब आप पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई करके जा रहे हो तो ये पहाड़ों में फिर रहे होते हो, वहां घने जंगलात हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी की जो गहराई है, जिसको वो रेगोलिथ कहते हैं, वो इतनी थिक है कि आपको आउटक्रॉप नजर ही नहीं आती, ठीक है। बहुत कम उनकी छोटी छोटी आउटक्रॉप्स हैं। हमारे यहाँ आउटक्रॉप की कमी नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये स्पेन में किसी ने सर्वे किया स्कार्न्स के लिए, और उन्होंने जो है उसमें इलेक्ट्रो ईएम और मैग्नेटिक सर्वेज यूज किए। और उसकी क्या वजह है, लिखा है उन्होंने कि द स्टडी जोन हैज फ्यू रॉक आउटक्रॉप्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरी डेंस वेजिटेशन। भाई उधर तो सब्जा इतना है कि उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा, इसलिए उनको मजबूरन ये करना पड़ा। तो अगेन, हर डिपॉजिट के लिए जियोफिजिक्स अलग है, और हर इलाके में जरूरी नहीं है कि जियोफिजिक्स चले, ठीक है। तो आपकी एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स आपकी जियोमॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान में आउटक्रॉप की कमी नहीं है। पाकिस्तान में जिस चीज की कमी है वो टेक्निकल नो हाउ और हमारी हिम्मत की है। अक्सर मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ जिसमें लिखा होगा कि जी हम गए वो गजर साइड पे और हमें गॉसन नजर आया, लेकिन जी गॉसन इनएक्सेसिबल था। वो क्यों इनएक्सेसिबल कैसे हो गया? वो इनएक्सेसिबल ऐसा है कि जैसे आप, मैं फिरूं, मैं बोलूँ कि यार ये मुझे ग्रे सी इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है, लेकिन वो इनएक्सेसिबल, इसलिए मैंने उसको सैंपल नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया आपने? ठीक है, आपको चाहिए था कि आप हाइक करके जाते। अगर आपसे क्लाइम नहीं होती तब तो पाकिस्तान में जबरदस्त क्लाइमर्स आ गए हैं। वो अभी समीना बेग पिछले हफ्ते केटू चढ़ गई, उससे एक हफ्ते पहले शेरोज जो है वो नांगा पर्वत चढ़ गया। तो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट करें। इधर करते हैं लोग, माइनिंग कंपनीज माउंटेनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन कामों के लिए, ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि यार आप अजीब ऊट पटांग सी बातें करें, अगर माउंटेनियर की जरूरत पड़ी हमें डिपॉजिट को ढूंढने में, तो वह माइन कैसे बनेगी? बनती हैं बल्कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी पोर्फरी कॉपर की जो माइंस हैं, वो दोनों चिले में,
एक का नाम एस्कॉन्डिडा है। एस्कॉन्डिडा की जो हाइट है वो 10,000 फुट से ऊपर है। और दूसरी जो दुनिया की सबसे एक और बहुत बड़ी माइन है पोर्फिरी कॉपर की, वो भी चिले में, जो चिकी कमाटा है। चिकी कमाटा की भी जो हाइट है वो 9,000 फुट से ऊपर है। ठीक है, तो और ये तो मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी माइंस के बताए। जो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल जगहों पे माइंस, अगर आप अर्ट्सबर्ग ग्रासबर्ग माइन को देखें जो पापुआ में है, अगर आप उसकी सिर्फ तस्वीरें देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, यार यहाँ तक लोग पहुंचे किस तरह से। और शुरू शुरू में जो वहां लोग पहुंचे थे वो सिर्फ कोपहमा वहां पहुंचे थे, लेकिन अब वहां बहुत बड़ी ओपन पिट माइन है और दुनिया की बहुत बड़ी माइन है वहां। तो ठीक है, तो पाकिस्तान में आउटक्रॉप का मसला नहीं है, पाकिस्तान में अक्सर हिम्मत का मसला है कि वहां तक पहुंचने का और उसको सैंपल करने का। अब फर्ज करें आपने सब सही किया, आपने फर्टाइल मैग्मा ढूंढ लिया और उसके साथ आपने कार्बोनेट भी ढूंढ लिया, अब आपको इसका मतलब स्टार्ट तो मिल गया। अब अगला काम ये है कि उसकी ड्रिलिंग कहाँ करनी है। वो डिपेंड करेगी आपकी मैग्मा के ऊपर कि वो ऑक्सीडाइजिंग है, वो रिड्यूसिंग है। स्कार्न, वो जो वॉल रॉक है वो ऑक्सीडाइजिंग है, वो रिड्यूस्ड है, उसकी लिथोलॉजी क्या है, उसकी जोनेशन क्या बन रही है, फिर उसमें ड्रिलिंग होगी। लेकिन कम से कम आपने ढूंढने वाला काम कर लिया और बाकी काम बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी मिनरल सिस्टम्स अप्रोच की। तो अब ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद आपके पास चार ऑप्शन है। या तो आप अपने आप को एजुकेट करें ट्रेनिंग कोर्सेज करके, ठीक है, या आप नंबर दो करें, जो कि चीज़ बहुत पाकिस्तान के पास में कॉमन रही है, वो ये कि आप फॉरेन किसी कंसल्टेंट को बुला लें, कंसल्टेंट आए, वो काम करे, उसको पता है आपको कुछ नहीं आता, वो जबरदस्त टोपी पहना के वो चला जाए वापस पैसे लेके आपके। ठीक है, नंबर तीन ये है कि आप अपने आप को भी एजुकेट करें, और फिर अगर आप किसी को बाहर से लेके आते हैं तो फिर आप उससे मैक्सिमम सीख सकेंगे ताकि अगली दफा उसको बुलाने की जरूरत ना पड़े। और फिर चौथा वो ये कि आप वही करते जाएं जो कि आपने हमेशा से किया है और उसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये कमर्शियल टॉक नहीं थी, ये मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम माइनिंग को डिस्कस करते थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। हम, क्योंकि कमर्शियल टॉक नहीं है तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि हम एज ए कंपनी कंसल्टिंग सर्विसेज में, ट्रेनिंग सर्विसेज में आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये स्लाइड मैंने ऊपर छोड़ दी है, इसमें शॉर्ट कोर्सेज हैं जो हम लोग करा सकते हैं, और ये एक दिन के हो सकते हैं, मल्टीपल डेज के हो सकते हैं। इनमें पत्थर अपने साथ लाता हूँ ताकि आप देख सकें इन चीज़ों को। फिर हम लोग कोड डिस्क्रिप्शन की ट्रेनिंग कराते हैं, फील्ड टिप्स हैं, हम लोग आपके लिए एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं, जियो केमिस्ट्री सैम्पलिंग डिज़ाइन, बड़ा कुछ हो सकता है अगर आप कराना चाहें। लेकिन वो मकसद नहीं था इस टॉक का, इस मकसद ये है कि आप, मुझे उम्मीद है कुछ से सीखे होंगे। और अगर आप सीखे हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर नीचे आप कमेंट कीजिए, रब्ता कीजिए। और ताहिर साहब के चैनल पे बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हैं, मैं खुद बैठ के उनको अक्सर देखता रहता हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि आप उनको भी बैठ के देखेंगे, उनसे सीखेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं ताहिर साहब का और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, इसको ऑर्गेनाइज किया और इसको देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।